हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं बिहार स्टेट का। आप देख सकते हैं 2025 जो कि 8 तारीख से फॉर्म भरा गया है और ये एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में होने वाला है, जिसका पेपर 1 का हम कराएंगे और बिहार स्टेट का। और ये 100 सवाल होगा, जिसके टेस्ट सीरीज में हम इसके पहले 100 क्वेश्चन का पहला सीरीज कराया गया था और ये दूसरा है, ठीक है। और इसका दूसरा सीरीज है, यानी कि सीरीज नंबर 2। इसमें 100 संपूर्ण सामाजिक विज्ञान का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन एसएसटी का वो सॉल्व कराएंगे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि पता है कि हमारे चैनल पे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र जो कि सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अदरवाइज हम एनसीईआरटी बुक भी कराते हैं और समय पे हम आपको जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी कराते हैं। तो यहाँ से हम 100 क्वेश्चन कराएंगे, वो भी बिहार स्टेट के लिए। तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंड के बाद शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वही है 100 प्रश्न, क्या है 100 प्रश्न आपका रहेगा और ये सीरीज नंबर 2 है, ये टेस्ट सीरीज 2 है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले भगवान कृष्ण की आराधना का कुछ वचन सुन लेते हैं। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। आपका जो कुछ आता है, जितने आपके पास नॉलेज है, आपके लिए बहुत ही सबसे ताकतवर है, इसलिए दूसरे से तुलना अपने आप को नहीं करना चाहिए। अब चलिए यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन आपके पास ने ये आ गया कि मिश्रित खेती है। मिश्रित खेती किसे कहते हैं? मिश्रित खेती किसे कहते हैं? तो मिश्रित खेती की अगर बात करेंगे तो कृषि के साथ क्या है, कृषि के साथ पशुपालन, क्या है, कृषि के साथ पशुपालन का कार्य जो होता है वो मिश्रित खेती होता है। भाई खेती भी करता है, पशुपालन भी करता है, इसलिए मिश्रित खेती कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेशम कीट किस पौधे पर निवास करता है? रेशम जो कीट होता है ना, जिसके कपड़ा बनता है कीटों का, तो रेशम जो कीट होता है ये कौन सा पौधे पर निवास करता है? तो पौधे की बात करेंगे तो ये शहतूत, जिसके बलबड़ी पौधा जो होता है उस पर ये कि रेशम कीट जो होता है उसी पर निवास करता है, उसी पे रहता है। और अगर बात करें घरेलू की, क्या बात करें, घरेलू कीट की बात करें, घरेलू रेशम कीट, तो क्या हो जाएगा? घरेलू रेशम कीट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? घरेलू रेशम कीट जो होता है कैटरपिलर, क्या होता है? कैटरपिलर होता है। क्या होता है? कैटरपिलर को हम लोग घरेलू रेशम कीट कहते हैं, जो कि तितली जो होता है ना उसी से अपना केचुआ छोड़ती है और उससे वो रेशम तैयार किया जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से हम लेते हैं कि आम तौर पर क्या हो जाएगा कि आम तौर पर चीन, क्या है, चीन को पहले रेशम उत्पादन, क्या हो जाएगा, रेशम उत्पादन का श्रेय दिया गया, उत्पादन का श्रेय दिया गया, सबसे पहले चीन को दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कपास के पौधे में बीटी अवशिष्ट को एक जीव द्वारा कुटित किया गया है, उसे कहते हैं। मतलब कपास के पौधों में बीटी द्वारा एक जीन को उत्पन्न किया गया है, तो जो जीन है उसको क्या कहते हैं? उसे क्राई कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्राई कहा जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं? क्राई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरित खाद के लिए उर्वरकित अफलीदार फसल कौन सी है? अफलीदार जो फसल है वह कौन सी फसल है? तो मेरा हो जाएगा लोबिया। क्या है? लोबिया एक फसल है जो हरित खाद के लिए एकदम अफसलीदार फसल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि पूसा, क्या है? पूसा रूबी किस्म का एक है। पूसा रूबी जो है किस्म का एक क्या है? तो एक टमाटर की क्या है, प्रजाति है, तो यहाँ पर हो जाएगा टमाटर है। पूसा रूबी किस्म का एक क्या है? टमाटर है, जो कि इसे एक हाइब्रिड किस्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइब्रिड किस्म का। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि टमाटर की कौन सी क्रांति कहा जाता है? तो टमाटर कौन सी हो जाएगा? टमाटर को लाल क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि टर्की किसकी नस्ल है? टर्की जो है ये नस्ल है किसकी है? तो ये मुर्गी की है। मुर्गी को टर्की कहा जाता है। टर्की, मुर्गी टर्की नस्ल की एक है, जिसे एक प्रजाति हो जाता है, जिसे हम लोग टर्की कहते हैं। उसी तरह से और अगर हम बात पूछें तो ये सब कहाँ कहाँ प्रवेश किया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो जैसे कि आपका और हो गया, लंकेश्वर हो गया, लाथोनियाना हो गया, ये सब देश में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये BBI क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है अगले वाले एग्जाम में, यानी कि पिछले जो एग्जाम हुआ उसमें ये पूछा गया है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। भारत में अगर दूध का उत्पादन के स्थान की बात बोले तो ये प्रथम स्थान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे भारत में ही गाय
बैल को गाय भैंस को पाला जाता है। तो सबसे ज़्यादा भारत में, इसीलिए दूध उत्पादन का भारत जो है विश्व में सबसे पहला स्थान आता है भारत का। और कितना करता है, तो वैश्विक दूध का जो उत्पादन का योगदान देखें तो 24% करता है, और ये 2021 से 22 में। लेकिन ये 2021 से 22 के अलावा ये जो मिलिट्री ट्रेन जो था बढ़कर कितना हो गया है, तो ये 221.1 मिलियन टन हो गया है दूध का। क्या है, मिलियन टन हो गया है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, आपको दूध को क्या कहा जाता है, तो इसे श्वेत क्रांति कहा जाता है। श्वेत क्रांति का नाम से जाना जाता है किसे, दूध को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंध कहलाता है। मधुमक्खियों का प्रजनन प्रबंध क्या कहलाता है, तो मक्खियों का जो प्रजनन कहलाता है वो कहलाता है एपीकल्चर। क्या है, एपीकल्चर। अब यहाँ से आपका है एपीकल्चर हो जाएगा। उसी तरह से भूरी क्रांति है, चमड़ा उद्योग, मछली उत्पादन, ये सभी जो हमारा इसके पहले भी हम इसके बारे में सब कुछ करा चुके हैं। तो अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लीजिएगा कि काली क्रांति क्या है, काली क्रांति किसे कहते हैं, तो काली जो क्रांति होता है पेट्रोलियम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम को काली क्रांति कहा जाता है। उसके बाद मान लेते हैं कि आपका भूरी क्रांति लिख लीजिए। क्या है, भूरी क्रांति किसे कहते हैं, तो भूरी जो क्रांति कहते हैं ये चमड़ा को कहते हैं। क्या कहता है, चमड़ा हो गया या कोक हो गया, इसको भूरी क्रांति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था, तो भोपाल गैस दुर्घटना का जो कारण था वो मतलब था मिथाइन आइसोसाइनाइट रिसाव, जो कि एक फैक्ट्री था, कंपनी था, उसमें मिथाइन आइसोसाइनाइट एक केमिकल था जिसके रिसाव यानी कि उसके गिरने से उसमें आग लग गया था। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद कर लीजिएगा कि ये कब हुआ था। ये जो कारण तो था लेकिन ये घटना कब घटा था, तो ये घटना घटा था 3 दिसंबर। कब था, 3 दिसंबर 1984। याद रख लीजिएगा कि भोपाल गैस दुर्घटना कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984। और इसमें ना कितने लोगों की जान गई थी, तो 15,000 लोग की जान गई थी, यानी कि मर गया था। और 5,000 क्या है, 5,000 से अधिक लोग शरीर से क्या है 50 लोग शरीर से बीमार पड़ गए थे। किसी को स्किन का जो बीमारी फैलता है, कोई अंधा हो गया था, कोई बहरा हो गया था, कोई लंगड़ा हुआ था, इस तरह का 5,000 लोग उसमें इस तरह का बीमार से ग्रसित हो गए थे, लेकिन 15,000 लोग मर गए थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। अच्छा, यही था, आइसोसाइनाइट रिसाव था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा स्वस्थ ईंधन का एक उदाहरण है। मतलब स्वस्थ ईंधन का उदाहरण जो होगा मेरा प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन जो होगा एक अच्छे उदाहरण होगा गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। उर्वरक का जब अत्यधिक प्रयोग किया जाता है तो उससे क्या होता है, तो उर्वरक का अधिक प्रयोग करने से हमें मृदा प्रदूषण होता है, जल का प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ये सभी चीज़ का प्रदूषण होता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये प्रदूषण जो फैलता है ये सभी का कारण हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक और क्वेश्चन आएगा कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। इसको याद कर लीजिएगा कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रदूषण जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, उसके बाद 1 हो गया, 2 हो गया, और तीसरा जो होता है मिट्टी प्रदूषण, और चौथा होगा ध्वनि प्रदूषण। इस तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं आपको बता दिए। अगला है कि पादप प्लवक में कमी का परिभाषित होगा। क्या होगा, परिणाम होगा। मतलब पादप क्लब में कमी का परिणाम होगा। क्या परिणाम होगा, तो परिणाम यही होगा कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगा। क्या हो जाएगा, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि जैव आवर्धन का सर्वाधिक विषाक्त सकेंद्र होगा। जैव आवर्धन का सर्वाधिक विषाक्त सकेंद्र होगा। क्या होगा, तो अगर केंद्र की बात करेंगे तो ये हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ताओं में। क्या हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ताओं में हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ताओं में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 5 विकासशील देशों के अंतर्गत संगठन ब्रिक्स में कौन कौन देश शामिल है। मतलब 5 जो विकासशील देश हैं उस देश में अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो ब्रिक्स आता है उसमें कौन कौन सा देश शामिल है। तो देश की अगर बात करेंगे तो उसमें जो आता है 5 देश हैं। पहले आता है ब्राज़ील, उसके बाद आता है रूस, उसके बाद भारत,
उसके बाद चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो कितना हो गया? 5 हो गया। तो सबसे पहले याद रख लीजिएगा कि ब्राज़ील आता है, उसके बाद रूस, तीसरा नंबर भारत, फिर चौथा नंबर चीन और चौथा में दक्षिण अफ्रीका आ जाता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सुमेलित करें। क्या है? इसको मिलान करना है। क्या करना है? इसको सही से मिलान करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द इम्यूनोलॉजी, तो इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द इम्यूनोलॉजी, अगर हम बात करेंगे तो इसका जो हो जाएगा नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली है। कहाँ पे है? नई दिल्ली। उसी तरह से दूसरा है नेशनल सेंटर फॉर द सेल्स, नेशनल सेंटर फॉर द सेल, तो ये कहाँ पे है? तो ये पुणे में है। उसके बाद है सेंट्रल फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंट एंड द डायग्नोस्टिस्ट, तो ये कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में है। और उसके बाद है नेशनल ब्रेन रिसर्च जो है हमारा गुरुग्राम में है। तो कहाँ पे हो जाएगा? गुरुग्राम। तो यहाँ से देख लीजिए ए का चौथा, तो कहाँ पे है? ए का चौथा यहाँ पे इसमें नहीं है और ए का चौथा इसमें नहीं है। दूसरा में एक इसमें है, ए का चौथा इसमें है। उसके बाद है बी का एक, तो बी का देख लीजिए, बी का यहाँ पे 3 है तो ये तो होगा नहीं यहाँ पे, तो यानी कि ये आंसर बी द हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से इसको ऐसे मिलाने के लिए सबसे पहले देखना है कि ए का 4 किस में है, तो 2 में नहीं था तो काट दीजिए, फिर अगला मिला दीजिए, उसी तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बंधुआ मजदूर कब लागू किया गया? बंधुआ जो मजदूर है ये लागू कब किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1976 में। कब हुआ? 1976 में बंधुआ मजदूर को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है? भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है? तो कौन सी अगर कमान की अगर बात करेंगे तो इसमें कौन सी कमान नहीं है? तो इसमें है भारतीय वायुसेना। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जी, तो यहाँ पे उत्तरीय भारतीय वायुसेना में जो है ना ये कमान की बात हो रहा है कि कौन सी कमान नहीं है। तो देखिए पश्चिमी वायु कमान है, वायु है, ये भी है, लेकिन उत्तरी वायु कमान नहीं है। क्या है? उत्तरी वायु कमान, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की प्रयोगशाला कहाँ है? यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सेन की यानी सन की प्रयोगशाला जो है ये कहाँ पे है? तो प्रयोगशाला की अगर बात करेंगे तो ये है जिनेवा। कहाँ पे है? जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। और इसे गण की स्थापना भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? CERN, कर्ण की अगर स्थापना की बात करेंगे, स्थापना की बात, तो इसकी स्थापना हुआ था कब? 1954 में। कब हुआ था? 1954 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा मनाई जाती है? ये कौन सी संस्था द्वारा मनाया जाता है? तो इस संस्था की बात करेंगे तो ये संस्था जो मेरा हो जाएगा यूपी, क्या हो जाएगा? UNDP। क्या हो जाएगा? UNDP के द्वारा, इस संस्था के द्वारा ये मानव विकास सूचकांक मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वीडन की संसद का नाम है, स्वीडन जो है उसके संसद का नाम क्या है? तो स्वीडन के संसद के नाम है रिक्सडॉक्स। क्या है? रिक्सडॉक्स है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1875 में। कब किया गया था? 1875 में से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया गया? मतलब कौन सी क्षेत्र है जो कलिंग पुरस्कार के लिए ये पुरस्कार दिया गया और भी 1952 में शुरू किया गया था? ये कौन सा था? ये था विज्ञान के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में था, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि रिजर्व बैंक यानी कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? RBI का जो राष्ट्रीयकरण था ये कब किया गया था? तो RBI का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था ये किया गया था 1950 में। कब किया गया था? 1949 में किया गया था। कब किया गया था? 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन इसकी स्थापना की अगर बात बोलेंगे ना, स्थापना, RBI की स्थापना की अगर बात बोलेंगे तो ये एक्ट यानी कि एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल, क्या? 1 अप्रैल 1935, क्या है? 1935 की इसको स्थापना किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1949 में, लेकिन इसकी स्थापना कर दिया गया था 1935 में कर दिया गया था। और इसका एक और है जो कि राष्ट्रीयकरण जो है ना 1949 है, तो ये कब किया गया था? 1 जनवरी, याद कर लीजिएगा, 1 जनवरी 1949 का इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि सिग्मो क्या है? सिग्मो क्या है?
तो सिग्मो की बात करेंगे तो सिग्मो जो है ये क्या है, एक प्रकार का बसंत ऋतु महोत्सव, नीलगिरी की ऊंची ऊंची चोटी, एक प्रकार का अंगील, भगवान शिव के नामों में से एक। तो अगर इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये है गोसा का पर्व। क्या है, गोवा ने यहाँ पे गोसा लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा गोवा। क्या है, गोवा। गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव को सिग्मो मनाया जाता है। गोवा में जब बसंत ऋतु आती है तो उसमें सिग्मो मनाया जाता है। तो एक ऋतु को मनाने का उत्सव है सिग्मो। याद रखिएगा कि गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव को मनाया जाता है सिग्मो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलिखित नहीं है। मतलब इसमें से कौन सा है जो इसमें सही सुमेलिखित नहीं किया गया है, सही मिलान नहीं किया गया है। तो अगर देखिए, अगर बात करेंगे तो यहाँ पे मिकिर असम है, ये तो बात सही है। दूनागिरी पर्वत ये उत्तराखंड में भी सही है। नीलगिरी की पहाड़ी उड़ीसा में भी सही है। लेकिन ओबार जो है, ओबर झारखंड में, ये गलत है। तो इसका आंसर यही सही होगा, बाकी ये सब नहीं है। इसका सही नहीं है तो ये सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। इनमें कौन है जो एक कथन जो है सही नहीं है। तो सही नहीं है तो बात करेंगे भारत में जोग जलप्रपात उच्च जलप्रपात है, नहीं, ये तो बात गलत है। ये जलप्रपात नहीं है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायता नदी की पहचान कीजिए। मतलब कह रहा है कि इस नदियों को ध्यान में रखिए, कौन कौन सी नदी है, और ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका जो सही पहचान कीजिए, इसका सहायक नदी कौन है। कह रहा है कि कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे कि इसमें सबसे पहले कौन, इनमें से कौन होगा, भवानी है, हेमंत है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो अगर सही आंसर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी। बी इसलिए होगा कि अमरावती नदी है, भवानी नदी है, लेकिन इसमें दूध गंगा नहीं है, और हेमवती, ये सभी जो है कावेरी नदी का सहायक नदी के लिए दूध गंगा जो है सहायक नदी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन अग्रणी है। मतलब इसमें से कौन सा राज्य है जो कहवा के लिए क्या है, बहुत सबसे आगे है, मतलब उत्पादन में सबसे आगे है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा कहवा के लिए। जूट अलग होता है, कहवा अलग होता है। तो कहवा की अगर हम बात करेंगे तो कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्नाटक जो है कहवा के लिए सबसे आगे है। समझा गया। चलिए यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट हम लेंगे। तो कहवा जो उत्पादन करता है विश्व में, कहवा जो है विश्व में कितना उत्पादन करता है। कहवा जो है विश्व में लगभग 3.14% जो है उत्पादन करता है विश्व में, अकेला भारत करता है, इसलिए इसे सबसे आगे रखा जाता है। अच्छा, यहाँ से एक और है कि तंबाकू सबसे कहाँ होता है। तंबाकू जो है सबसे उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसी तरह से आपका हम ले लेते हैं रबर। रबर, प्राकृतिक रबर उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य हो जाएगा, तो केरल हो जाएगा। उसी तरह से मक्का, सूरजमुखी, क्या है, मक्का ले लीजिए या सूर्यमुखी ले लीजिए। तो इसका उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, ये भी कर्नाटक में है। सबसे ज़्यादा खेती होता है कर्नाटक में इस सब चीज़ का। उसके बाद हम ले लेते हैं तिलहन। तो तिलहन कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, तिलहन। तो तिलहन जो होता है ये होता है मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में होता है। तो ये जितने भी टॉपिक है ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से इसको याद रखना है कि तंबाकू कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में, रबर कहाँ होता है, केरल में, मक्का और सूर्य का होता है कर्नाटक में, और तिलहन होता है मध्य प्रदेश में होता है। याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आता है क्वेश्चन नंबर 29 की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में पाया गया है। मतलब 2011 के जो जनगणना हुआ था उसमें अनुसूचित जनजाति जो है सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में पाया गया, तो वो था मिजोरम। क्या था, मिजोरम राज्य में पाया गया था। वो भी कितना, तो ये 2011 के जनगणना के अनुसार जो था 94%, क्या है 94.83% पाया गया था। उसी तरह से नागालैंड में पाया गया था। क्या है, नागालैंड। तो नागालैंड में कितना पाया गया था, तो नागालैंड में 86.47% पाया गया था। ठीक है, ये सब 2011 के जनगणना के अनुसार। इसका तो जनगणना हुआ नहीं है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलिखित नहीं। इसमें कौन है जो सही सुमेलिखित नहीं किया गया है। जैसे कि मुक्का बिना, ये कर्नाटक में, ये तो बात सही है। दलमा ये झारखंड में पड़ता है, ये भी सही है। लेकिन नेपिन छत्तीसगढ़ में, ये तो गलत है, ये नहीं है। कोटिहार गोवा में है। ठीक है, कोटियाबा ये सभी गोवा में। तो यहाँ से नियर छत्तीसगढ़ में ये क्या है, सुमेलिखित नहीं है, क्योंकि नियर वन्य अभ्यारण्य केरल में है। कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, केरल में है। कहाँ पे है, केरल में है, न कि छत्तीसगढ़ में। तो याद रखिएगा कि नियर अभ्यारण्य जो है कहाँ पे है, ये केरल में है, न कि छत्तीसगढ़ में। चलिए याद रखिएगा। इसमें से कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे देख लीजिएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व का सर्वाधिक उत्पादन है। मतलब इसमें से कौन है जो भारत जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। क्या करता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन की अगर हम बात करेंगे तो ये तिलहन है। क्या है? तिलहन। तभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आता था और मसाले क्या क्या वहाँ पे खेती कर उपज कर लेकर जाता था। तो मेरा तिलहन हो जाएगा। तो देश की तिलहन फसलों में से जैसे मूंगफली जो है सबसे श्रेष्ठ है। इसमें से कृषि का जो प्रमुख याद कर लीजिएगा, दलहन, उसी तरह से दूध, उसके बाद हो जाएगा मसाला। ये सभी भारत में सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ पे होता है? भारत में होता है। लेकिन पूछा जाएगा कि चाय सबसे ज़्यादा, चाय, उसके बाद तंबाकू, क्या है? तंबाकू, ये होता है चीन में। कहाँ पे होता है? चीन में होता है। उसी तरह से सोयाबीन कहाँ पे होता है? तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा विश्व में होता है अमेरिका में होता है। कहाँ पे होता है? अमेरिका में होता है। और गन्ना विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है ब्राज़ील में होता है। ये अगर विश्व में पूछा जाएगा तब, भारत में पूछा जाएगा तो गन्ना कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है। सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है। मक्का महाराष्ट्र में होता है। चाय आपका कर्नाटक में भी होता है, असम में भी होता है। तो याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है, किसका खनिज है? ये खनिज किसका है? तो ये खनिज होगा टाइटेनियम का। किसका हो जाएगा? टाइटेनियम का हो जाएगा। ठीक है, टाइटेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है। तो किसके रूप में? तो किया गया है जियोसिंक्लाइन। क्या है? जियोसिंक्लाइन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीठे पानी का झील किसे कहा जाता है। तो मीठे पानी की अगर झील की बात करेंगे तो मीठे पानी का झील जो होता है वुलर झील को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वुलर झील को मीठे पानी का झील कहा जाता है। और एक चीज़ और है कि ये भारत में सबसे बड़ी, क्या है? भारत में सबसे बड़ी ताजे, क्या हो जाएगा? सबसे बड़े ताजे पानी का झील कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा वुलर झील। ये भी याद रखिएगा, बहुत पानी मीठा होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भौगोलिक अपदरण चक्र की संकल्पना इसमें से किसने प्रस्तुत की थी। भौगोलिक अपदरण चक्र में संकल्पना जो है ये प्रस्तुत किया था, किसने किया था? तो ये किया था WM डेविस ने। किसने किया था? WM डेविस। ये इंग्लिश में है, इसको इंग्लिश में याद रख लीजिएगा क्योंकि हिंदी में ऐसा तो बहुत कम आता है, इंग्लिश में आता है। WM डेविस ने किया था। ठीक है। और ये कब किया था? तो ये किया था 1899। क्या हो जाएगा? 1899 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गरजने वाली चालीसा, कूदत पचासा, सीखने वाली पाठा पवने के किस गोलार्ध में चलती है। तो ये गोलार्ध जो है कौन सा गोलार्ध में चलती है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सार गैसो सागर एक हिस्सा है। सार गैसो सागर जो है एक हिस्सा है। किस चीज़ की हिस्सा है? तो ये हिस्सा है उत्तरी अंटार्कटिक महासागर का। किसका है? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर का एक हिस्सा है जिसे सार गैसो सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गार गैसो सागर कहा जाता है। ठीक है। देखिए गार गैसो सागर जो है ना एक पुर्तगाली भाषा है। कैसी भाषा है? ये एक पुर्तगाली भाषा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है। भाई ये तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यार, ये तो बार बार बहुत सारा एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो भारत और चीन के सीमा रेखा को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मैकमोहन रेखा। क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। रेखा का मतलब क्या है? मान लेते हैं कि इधर चीन है और इधर भारत है और इसके बीच में बॉर्डर है, ये लाइन खींचा हुआ है। अब इधर भारत इधर चीन, तो इस चीन बॉर्डर के जो रेखा है इसी रेखा का नाम दे दिया गया है। कौन सा रेखा? तो मैकमोहन रेखा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखी को किस में वर्गीकृत किया जा सकता है। आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किस में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वर्गीकृत की बात करेंगे तो ये सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं, निष्क्रिय के भी रूप में कर सकते हैं, विलुप्त ज्वालामुखी के रूप में भी कर सकते हैं। देखा जाए तो ये हम सबके रूप में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान किस नदी से जोड़ती है। मतलब अटॉक में जो अपनी पहाड़ी यात्रा है
पहाड़ी यात्रा के समय जो सिंधु नदी जो है अफ़गानिस्तान किस नदी से जोड़ती है? तो अफ़गानिस्तान को जो जोड़ती है तो ये नदी एक दूसरे को जोड़ती है। तो ये कौन सी नदी है? ये है हेलमंदी नदी। कौन सा है? हेलमंदी नदी जो है अफ़गानिस्तान को जोड़ती है। यहाँ से एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा कि सिंधु नदी क्या है? सिंधु नदी क्या है? सिंधु नदी की लंबाई, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की अगर लंबाई की बात करेंगे तो यह है 2880 किलोमीटर है। कितना है? 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुपराचित वन्य जीव अभयारण्य जिसे 1973 में शुरू किया गया था? मतलब इसमें कौन सा विश्व में सुप्रचलित वन्य जीव है अभयारण्य है जिसे 1973 में शुरू कर दिया गया था? तो 1970 में जो शुरू किया गया था वो कौन सा था? तो वो में था प्रोजेक्ट टाइगर। क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर अभयारण्य है, जहाँ पे वैसा जंगल जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है। तो ये था प्रोजेक्ट टाइगर अभयारण्य। ऐसे शुरू किया गया था एक आपका हो जाएगा 1 अप्रैल। क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। ये अभयारण्य कहाँ पे हो जाएगा? तो ये जिम कॉर्बेट, इसको बोलते हैं जिम कॉर्बेट। क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पे है? तो ये है उत्तराखंड। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए इसमें कुछ और लेना चाहिएगा? चलिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्षोभ मंडल के बारे में जो बातें बताई गई है इसमें से कौन सी बातें जो है ये सही है? क्या है? सही है। तो देखिए जय मंडल में सबसे ऊपरी परत है, ये तो बात गलत है, ये तो बात है ही नहीं। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है? जी बिल्कुल नहीं बढ़ता है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। हाँ ये बात सही है कि क्षोभ मंडल का जो औसत ऊंचाई है यह 13 किलोमीटर है। कितनी है? 13 किलोमीटर है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? देखिए मोदी जी ने 2019 में यह संशोधन लाए थे, नागरिकता संशोधन, लेकिन इसके खिलाफ जो है ना बहुत सारे पार्टी ने बहुत सारे राज्यों में इसका विरोध किया था कि यह नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बहुत अच्छा नागरिकता है कि भाई जो यहाँ देश के निवासी नहीं है, दूसरे देश का निवासी है, उसे एक संशोधन कर उसे एक नागरिक देने का अधिकार देंगे। लेकिन इन लोग का विरोध किया कि नहीं ये कानून नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दूसरे देश का होंगे, ठीक है, और यहाँ भारत में चोरी छुपे से रह रहे हैं, लेकिन उसे पता चल जाएगा कि हम यहाँ का निवासी नहीं, हम यहाँ का निवासी हो जाएंगे, इसलिए इस कानून को विरोध किया गया। तो इसका मतलब क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? हम तो बता दिए कि इसका नागरिक है जो दूसरे देश का निवासी होगा वहाँ से चल जाएगा, यहाँ के जो निवासी होगा उसको नागरिकता दिया जाएगा, चाहे नागरिकता के लिए फॉर्म भरेगा तो यहाँ पे नागरिक हो जाएगा। लेकिन इसका मेन उद्देश्य जो था, हमारा क्या उद्देश्य था? तो नागरिकता का संशोधन जो था उद्देश्य मेरा ये था अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़न अल्पसंख्यक समूह को नागरिक प्रदान करना। मतलब ये कानून बनाया गया था कि अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से उत्पीड़न जो उसे सताया गया हो, मार के भगाया गया हो, वैसे व्यक्ति को यहाँ पे उसे एक नागरिकता दिया जाएगा रहने के लिए। तो भाई ये तो अच्छी बात ना था कि जो पाकिस्तान से आया होगा, जो बांग्लादेश से आया होगा, जो अफगानिस्तान से आया होगा हमारे भारत में और उसको कोई प्रताड़ित कर आया होगा, उसको डर के मारे हुआ, तो यहाँ पर उसको हम रहने का अधिकार देंगे। लेकिन इसको भी कानून बनने नहीं दिया इस कांग्रेस ने, आरजेडी ने, बहुत सारे इसके विरोधी नेता ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ का मतलब क्या होता है? शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था 1953 में। कब किया गया था? 1953 में इसे शुरू किया गया था। अगर पूरा आगे अगर इसके उद्घाटन की बात करेंगे तो इसका उद्घाटन जो हुआ था, उद्घाटन क्या था? उद्घाटन इसका किया गया था 2 अक्टूबर 1953 को इसको उद्घाटन किया गया था। तो विस्तारित सेवा का जो शुरुआत था उसी दिन से हो गया। तो याद रखिएगा पूरा डेट 2 अक्टूबर 1953। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूचियों में शामिल नहीं है? मतलब इसमें कौन है जो 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 11वीं अनुसूची की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा ग्रामीण खेल। क्या हो जाएगा? ग्रामीण खेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद में जो सदस्य होता है ये कौन सा श्रेणी से चुने नहीं जाते हैं? तो देखिए ये स्थानीय पंचायत से चुने जाते हैं, शिक्षकों से चुने जाते हैं, स्नातक से चुने जाते हैं, लेकिन उद्योगपति से नहीं चुने जाते। उद्योगपति जो होता है उससे ये चीज़ विधान परिषद में नहीं चुने जाते हैं। समझ आ गया? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली को किससे संबंधित है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली जो होता है ये संबंधित है, लेकिन ये किससे संबंधित है, तो ये हमारा जो है नीति कार्यवन से संबंधित है। किससे हो जाएगा, नीति कार्यवन से क्या है, ये संबंधित है। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि भारत शासन क्या है, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रथम बार इसका भारत में संघीय ढांचा उपलब्ध कराया था। क्योंकि ये थोड़ा सा हाथ से लिखने में दिक्कत है, इसलिए थोड़ा सा बोलेंगे, उसी को नोट कर लीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को विनियम बनाने के लिए प्रातिनिधिक शक्ति को संबंधित है, मतलब इसको शक्ति बनाने के लिए संबंधित है। तो ये मेरा हो जाएगा अधीनस्थ विधान पर समिति। क्या हो जाएगा, अधीनस्थ विधान पर समिति, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो है ये किससे संबंधित है, तो 300 जो हमारा संबंधित है ये मुकदमों और कार्यवाही से संबंधित है। अनुच्छेद 300 संविधान का जो अनुच्छेद 300 है ये हमें कहता है कि अगर कोई चीज़ का मुकदमा है, कोई पर कार्रवाई करना है, उस पर जोरों शोर से कार्रवाई करना है। यानी कि अनुच्छेद कहता है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उस पर कार्रवाई बहुत जोर तोड़ से करो, और करना भी चाहिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि किस राज्य में पहला कोलायुक्त स्थापित हुआ था। कोलायुक्त को स्थापित किया गया था, तो ये सबसे पहले जो स्थापित किया गया था महाराष्ट्र में। कहाँ पे किया गया था, महाराष्ट्र में सबसे पहले कोलायुक्त को स्थापित किया गया था। और ये कब किया गया था, तो ये कोलायुक्त जो स्थापित किया गया था 1971 में। याद रख लीजिएगा कि किस राज्य में पहला कोलायुक्त स्थापित किया गया था, महाराष्ट्र में। कब किया गया था, तो 1971 में किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन 51 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि ए.एस. आनंद क्या है, ए.एस. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे। मतलब ए.एस. आनंद जो थे 1990 के दशक में ये किस पद पर कार्य कर रहे थे। तो पद की अगर बात करेंगे तो उनका जो पद था भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्या हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य कर रहे थे। क्या कर रहे थे, पद पर कार्य कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के वित्तीय आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैं जो कथन जो आपके बताया इस कथन पर विचार कीजिए और बताइए क्या करा है। तो कथन की अगर बात करेंगे, जिसकी पहला करा है कि वित्त आयोग का सर्वाधिक निकाय, क्या करा है, वित्त आयोग का सर्वाधिक निकाय होता है। जी बिल्कुल नहीं, ये तो बात तो गलत हो गया। क्या है, ये तो बात गलत हो गया। अगला कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। ये तो बात सही है कि अनुच्छेद 2080 के तहत वित्त आयोग का क्या हुआ था, स्थापित किया गया था। उसके बाद वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रकृति केवल सलाहकारी थी। ये भी बात सही है। अगला है कि पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। जी ये बात गलत है। पहला जो वित्त आयोग जो था स्थापित किया गया था 1949 में स्थापित किया गया था। तो ये तो गलत हो गया। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बी, यानी कि हमारा आंसर 2 और 3 आंसर सही है, यानी कि केवल 2 और 3 आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सन 1946 में क्या है कि सन 1946 में बनी अंतर्राष्ट्रीय क्या है, बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। राजेंद्र जो प्रसाद थे उनके पास किस चीज़ का विभाग था, तो उसके पास था खाद्य एवं कृषि विभाग। क्या थे, खाद्य एवं कृषि विभाग था, जो कि अंतरिम सरकार राजेंद्र प्रसाद थे उनके पास विभाग दिया गया था। लेकिन उनके पास गृह मंत्री नहीं थे, रक्षा मंत्री नहीं थे, वित्त मंत्री नहीं थे। वो कौन से मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा कि पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है। पटना हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वह कौन है, तो उनका जो मुख्य न्यायाधीश है वह है विनोद चंद्र, यानी कि सीधा पूरा नाम देखिए तो न्यायाधीश किशन विनोद चंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किशन विनोद चंद्र हो जाएंगे, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इनका स्थापना पटना उच्च न्यायालय की, यहाँ से एक और क्वेश्चन ले लीजिए कि पटना उच्च न्यायालय क्या है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना क्या हो जाएगा, स्थापना की बात करें तो कब हुआ था। पटना उच्च न्यायालय स्थापना की अगर हम बात लेंगे तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 3 फरवरी। क्या हो जाएगा, 3 फरवरी। क्या हो जाएगा, 3 फरवरी 1916। क्या हो जाएगा, 3 फरवरी 1916। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि आंतरिक चल निधि समायोजन सुविधा जिसको ILNF को किस समिति ने
सुझाया था। तो इसकी अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा नरसिम्हन समिति। कौन सा समिति हो जाएगा? नरसिम्हन समिति। कौन सा समिति? नरसिम्हन समिति हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम, क्या है, कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था? मतलब ये कौन सी अधिनियम जो था ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण का स्थगित करने का अधिकार देता था? तो अधिकार की अगर बात करेंगे तो वो था रॉलेट एक्ट। ये सबसे काला कानून माना जाता है, इसे काला कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला कानून। इसमें ऐसा ये कानून का प्रावधान था कि बेमर्जी से ये किसी पर चाहे उसे जेल में बंद कर देना, किसी पर चाहे एक ही कोई भी बात हुआ लेकर उसे पकड़ कर फांसी दे देना। तो ये सबसे बड़ा और सबसे घटिया कानून था और सबसे इसे बहुत काला कानून भी कहा जाता है, जो कि रॉलेट एक्ट जो कि 1900 में सत्याग्रह के से लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ये भी बहुत सभी को याद होना चाहिए कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उनका चुनाव जो होता है ये किसके द्वारा होता है? इसका चुनाव कौन करता है? क्या इसका चुनाव पब्लिक करता है कि इसका चुनाव राज्य सरकार करता है, राज्यपाल करता है, कौन करता है? तो इसकी अगर सरकार की अगर बात करेंगे, इसके चुनाव की बात करेंगे तो इसका जो चुनाव होता है संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो, उसी के बाद चर्चा से राष्ट्रपति बनाया जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार अधिकार नहीं है? मतलब राष्ट्रपति तो है भारत के, लेकिन संवैधानिक विशेष अधिकार उनके पास नहीं है। कैसे उनके पास अधिकार नहीं है, विशेषाधिकार नहीं है? तो विशेषाधिकार की अगर बात करेंगे तो उनका विशेष अधिकार ये नहीं है कि पूर्ण विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी करना। अगर उनको विचार करना है तो कोई विधायक से वित्तीय विधायक की वापसी नहीं कर सकते हैं, उनके पूर्ण विचार नहीं ले सकते। ये विशेष अधिकार उनको है। जो भी अधिकार है वो अपना खुद कर सकते हैं, वो विधायक से नहीं ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा सचिवालय किसके सीधे सर्वेक्षण में आता है? लोकसभा सचिवालय किसके सीधे सर्वेक्षण में आता है? तो ये बात हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना का चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्ष का अंतराल है? मतलब भारत में जो तृतीय पंचवर्षीय योजना हुआ था और चौथी पंचवर्षीय योजना हुआ था, इस दोनों में कितने वर्ष का अंतराल रखा गया है? तो अगर हम बात करेंगे अंतराल का, तो सरकार का जो अवकाश जो होता है ना, सबसे पहले अंतराल ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जो ये पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुआ था, तो सबसे पहले तृतीय पंचवर्षीय की बात करेंगे तो ये हुआ था 1966 से 67, एक साल। फिर 1967 से फिर 68 में हुआ, और फिर 1968 से 69 में हुआ। क्या हो जाएगा? 1968 से कब में हुआ? 69 में हुआ। तो 1 साल, 2 साल और 3 साल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका कितने वर्ष का हुआ? 3 वर्ष का हुआ। तो याद रख लीजिएगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल है? तो हो जाएगा मेरा 3 वर्ष का अंतराल। याद रखिएगा ना, 1 साल, 2 साल और 3 साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुख्य रूप से मान्यता मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। मानव विकास जो सूचकांक है उसमें सम्मिलित है, यानी कि शामिल है। कौन है? तो जीवन का प्रत्यास्था, ये भी सही है। प्रति व्यक्ति आय, ये भी सही है। साक्षरता दर, यानी कि उपरोक्त में से सभी आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। किस पे आधारित है? तो उदारीकरण पर है, निजीकरण पर, वैश्वीकरण पर, यानी कि बात करें तो इसमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि ट्राइसेम यानी कि ग्रामीण युवा का स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम क्या है? ट्राइसेम की बात करें तो ट्राइसेम जो है ये किससे प्रचलित करता है? तो ये युवाओं को क्या करता है? रोजगार का प्रस्थान करता है, ग्रामीण युवा को। तो ये हो जाएगा ग्रामीण विकास का काम होता है। किसका काम होता है? ग्रामीण विकास। क्या हो जाएगा? ग्रामीण विकास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत होता है। लेकिन ये शुरू किया गया था 15 अगस्त। कब था? ये शुरू किया गया था 15 अगस्त 1979 को। कब? 15 अगस्त 1979 को शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। भारत में पहली औद्योगिक नीति जो जारी हुआ था ये कब जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था 6 अप्रैल 1948 को। कब किया गया था? 6 अप्रैल 1948 को लागू किया गया था।
और इस नीति को ना 4 श्रेणी में रखा गया था। क्या है, ये जो नीति बना था इसको 4 श्रेणी में, क्या है, 4 श्रेणी में रखा गया था। और 4 श्रेणी कौन था, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चौथी श्रेणी। प्रथम श्रेणी में जो था ना युद्ध सामग्री, क्या होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, युद्ध सामग्री था। और दूसरा जो था, दूसरा में जो कि वायुयान, लौ एस्पेक्ट जो होता है इस तरह का। तीसरा में था 18 उद्योग रखा गया था। और चौथा में रखा गया था सभी उद्योगों का निजी क्षेत्र में रखा, ये चौथा उद्योग था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि मेक इन इंडिया, क्या है, मेक इन इंडिया वैश्विक पहला का प्रवर्तन किया गया था। ये कब किया गया था, तो ये किया गया था सितंबर 25, 2014 को, यानी कि 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया वैश्विक पहला प्रवर्तन रखा गया था। ये किसके काल में हुआ था, मोदी जी के काल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य है। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का जो लक्ष्य है, तो राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य क्या हो जाएगा, तो ये लक्ष्य हो जाएगा ग्रामीण शाखा। क्या हो जाएगा, ग्रामीण शाखा हो जाएगा, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना, अभी तक तो चौथी बता है, अब आ गया छठी, पांचवीं बता है। अब यहाँ पे है छठी पंचवर्षीय योजना नीति अवधि संबंधित है। मतलब इसका जो छठी पंचवर्षीय योजना था इसका अवधि काल क्या हो जाएगा, कौन सा साल हो जाएगा, तो इसको पहले हो जाएगा 779 से हुआ था। इसके पहले वाले बताए थे 1979 तक चला था तृतीय पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। लेकिन अब छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाएगा 1789 से 84 तक। क्या हो जाएगा, 1789 से 84 तक चलेगा ये पंचवर्षीय योजना। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा नहीं 89 तो था ही, लेकिन ये शुरू होगा 1980 से 1985 तक। ये छठा था, क्योंकि पश्चिमी पंचवर्षीय योजना 1979 से तो चला ही था, लेकिन अब 1980 से 85 तक चलेगा। ये हमारा छठी पंचवर्षीय योजना होगा। ठीक है, चलिए इसकी स्थापना की बात करेंगे ना, कि इसकी स्थापना जो हुआ था 1950 में हुआ था, 15 मार्च 1950 को आयोजन इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत में किस वर्ष रेल बजट का आम बजट में मिला दिया गया था। मतलब भारत में किस वर्ष, मतलब कौन सा वर्ष था, कौन सा साल था जिसमें रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया था। तो अगर आम बजट को मिलाया गया था ये 2017 में, कब मिलाया गया था, 2017 में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचना किसके द्वारा प्रदान किया गया था। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचना किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो प्रदान की बात करेंगे तो यह था प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि करना। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए। मतलब यहाँ पे सूची दिया हुआ है 1 और सूची 2, इसको आपको सही से मिलान करना है कि कौन बात सही है और कौन बात गलत है। तो सबसे पहले मिलाइए कि सरकारी आयोग, इसमें सरकारी आयोग कौन है, गरीब की मापन, आरपी की समीक्षा करना, या इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करना, केंद्र राज्य संबंधन, या बैंकिंग क्षेत्र का सुधार। तो सरकारी आयोग का काम जो होता है ये क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार से संबंधित होता है। तो यानी कि 1 का 3। अब यहाँ पे देखिए कि 1 का 3 कहाँ पे है, तो सबसे पहले ही मिल गया मेरा 1 का 3, तो कहीं पे हम चेक करने की जरूरत नहीं, यही हो जाएगा। और बी का मिला लीजिएगा, सी रंगराजन समिति होता है, गरीबी से संबंधित होता है। उसी तरह से पारेख समिति जो होता है ये हमारा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है, और इसका तो यही मिल जाएगा। तो बहुत ईजी था, आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल डैश प्रयोग लाइन पर आधारित है। विशेष आर्थिक जो क्षेत्र है अत्यधिक सफल जो है किस लाइन पर आधारित है, तो इस लाइन के आधारित की अगर बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा चाइनीज। क्या हो जाएगा, चाइनीज पर आधारित है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे एस, क्या बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं SEZ की बात कर लेते हैं, लो जी जेड ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा बढ़िया से, इसका ये हो जाएगा। और SEZ एक्ट जब कब पारित किया गया था, पूछा जाएगा कि SEZ एक्ट कब पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत में सम्मिलित हुआ था। विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ था, मतलब भारत कब शामिल हुआ था, तो शामिल जो हुआ था 1995 में। कब शामिल हुआ था, 1995 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि संशोधित मूल्य वर्धित कर जिसको मोड वैट संबंधित है। ये मोड वैट जो है ये संबंधित है, लेकिन मोड वैट संबंधित है किससे संबंधित है, तो हमारा अगर संबंधित की अगर बात करेंगे तो ये उत्पादन कर से है। जैसे कोई चीज़ उत्पादन होता है उसमें कर, यानी कि कर का मतलब होता है टैक्स। क्या होता है, टैक्स। ये किससे है, तो ये कर जो टैक्स जो होता है, उत्पादन टैक्स जो लगाया जाता है, ये हमारा संशोधित मूल्य वर्धित पर टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि नेफेड एक है। नेफेड क्या है,
नेफेड जो है ये क्या है? तो नेफेड एक सहकारी संगठन है। क्या है? नेफेड एक सरकारी संगठन है। अच्छा, इसका पूरा नाम देख लीजिए, एन से इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो एन से हो जाएगा नेशनल, इसको लिख लीजिएगा, एन से नेशनल हो जाएगा। उसी तरह से आता है ए से क्या हो जाएगा? तो ए से हो जाएगा एग्रीकल्चर, क्या हो जाएगा? ए से एग्रीकल्चर हो जाएगा। उसी तरह से आएगा एफ, तो एफ से क्या हो जाएगा? तो NAFE है, क्या है? NAFE। तो यहाँ पे NAF से हो जाएगा फेड, क्या हो जाएगा? FE, क्या हो जाएगा? फेडरेशन, क्या हैगा? फेडरेशन। और ई से हो जाएगा हमारा फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर स्थापना की बात करेंगे, क्या है इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे, तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958, याद रख लीजिएगा, 2 अक्टूबर 1958। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर का अकबर नाम से, तो भाई देखिए मुग़ल तो चला गया, लेकिन मुग़ल के कुछ वंशज जो है अभी भी है, अकबर, जहांगीर, क्या क्या वगैरह वगैरह, ये सब चला गया, लेकिन इसके वंशज अभी भी हमारे भारत देश में हैं। तो कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। ये कौन सुल्तान था भाई जी? अच्छा, ये पुरानी बातें कर रहा है, हमको तो लगा कि अभी की बात है, लेकिन ये सच्चाई है। चलिए अगली क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो प्रसिद्ध था ना, वो था सुल्तान जैनुल आबिदीन। ये व्यक्ति जो था ना अकबर नाम से प्रसिद्ध। अरे भाई काहे तू अकबर बनना चाहता है? तू शिवाजी बनो। अगला है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? मतलब मुगल जो चित्रकला था किसके नेतृत्व में अपना जो शीर्ष जो बिंदु था वो फैला हुआ था? तो वह था हुमायूं। कौन सा हो जाएगा? हुमायूं हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी जो व्यवस्था लागू किया गया था, क्यों लागू किया गया था? तो सैनिकों को सुगमता से भर्ती हेतु ये व्यवस्था लागू किया गया था। मनसबदारी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का जो गठन था इसने किया था, तो ये शिवाजी ने किए थे। किसने किए थे? वीरपति शिवाजी ने किए थे, जिसे हम पेशवा भी कहा जाता है। शिवाजी को क्या कहा जाता है? पेशवा कहा जाता है, पेशवा बाजीराव। तो याद रख लीजिएगा कि पेशवा कहा जाता है, राजा के बाद स्थापन पेशवा का होता है। तो ये पेशवा अष्टप्रधान का प्रमुख था। क्या था? पेशवा अष्टप्रधान कहा जाता है। किसको? शिवाजी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? मतलब दिल्ली का कौन सा ऐसा शासक था जो कि नहर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवाया था, नहरों का निर्माण करवाया? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक जो थे, ये नहरों का निर्माण सबसे ज़्यादा करवाया था। दिल्ली का जो निवासी था, सुल्तान था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहता है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ये कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये था हैदराबाद का निज़ाम। भाई ये सब मिली भगत था, जितने भी ये अदेरा फगेरा थे, निज़ाम, हुकीम खान, ये सभी ने मिलकर बगावत नहीं किया, लड़ा नहीं और इसे सब लुटवा दिया। यानी कि हैदराबाद का निज़ाम जो था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि नील विद्रोह किसके बारे में था? देखिए नील विद्रोह की अगर बात करेंगे तो जैसे कि आपको ना हम टॉपिक पढ़ाते हैं, आपका हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाते हैं ना क्लास 7 का 8 का, तो उसमें हम वो टॉपिक पढ़ाते हैं नील विद्रोह का। अगर वो भी आप लोग क्लास देखिएगा ना तो उसमें आपको बहुत कुछ उससे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नील विद्रोह जो था ये किसके बारे में था? तो देखिए कह रहा है नील खेती नहीं करना चाह रहे थे, जबरदस्ती करवाई जाए। ये तो बात सही है, करवा ही जा रहा था, लेकिन कह रहा है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? कह रहा है कि रैयत नील की खेती करना चाहते थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जाता नहीं, ये करवाना नहीं चाहते थे। रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रहे थे। हाँ ये बात सही है, अपरोट बात जो है ये बात सही है कि नील का जो विद्रोहन इसलिए हुआ था कि नील की खेती रैयत जो था नील की खेती नहीं करना चाहते थे और उससे सब जबरदस्ती मूल्य पर जबरदस्ती करवाता था कि भाई तुम करो, लगान देता था, लालच देता था और उससे वह करवाता था। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ये कहाँ का है? तो ये बंगाल में घटना है। क्या है? बंगाल का घटना है, कालीकट का, वहाँ पे ज़्यादा होता था। और ये जो हिंसा फैल गया, ये हिंसक बहुत खतरनाक हो गया।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 1875 के दक्कन के दंगों के तत्कालीन कारण थे। 1875 के जो दक्कन का जो दंगा हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्यों हुआ था? क्यों इसका तत्कालीन कारण हुआ था? क्योंकि अकाल की छाया, क्या है, अकाल की छाया की वजह से यहाँ पे 1875 में तत्कालीन कारण बन गया, जिसमें ये बहुत बड़ी अकाल आया जिसे भूखे लोग मरने लगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि रजनी पाम दत्त ने कहा वे समाजवाद से लड़ते भी थे और सहयोगी भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? ये कौन से राजनीतिक गठबंधन की बात कही है? तो ये क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? मतलब राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है, तो यह द टाइम ऑफ इंडिया। क्या है, द टाइम ऑफ इंडिया जो है ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन किधर गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया और लोकहितवादी सत्यशोधन समाज, रहनुम माजयादान सभा के निम्न में से विकल्पों में सही संयोजन को पहचानिए। इसका सही संयोजन क्या हो जाएगा? तो देख लीजिए, सही संयोजन गुलामीधर तो ये हो, ज्योतिबा फूले नौरोजी, ये तो होगा नहीं। इसमें पूछा यंग इंडिया सत्यशोधन समाज, तो यहाँ पे हो जाएगा आत्माराम पाखुंड, मोहनदास करमचंद गांधी, भोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले और नौरोजी फुद्दीन, ये हो जाएगा, यानी कि सी द राइट आंसर, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के अंतिम चरण लगभग 200 BC में कागज बनने के काल को किसने खोजा था? मतलब लगभग 200 ईस्वी में, BC में कागज बनने की जो कला है ये खोजा था। तो किसने खोजा था? तो ये खोजा था आपका चीनियों ने। चीन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाइना बोलते हैं ना, चाइना, उसी को चीन, वही ने सबसे पहले खोजा था। लेकिन कब खोजा था? तो भारत चीन के बीच जो ये समझौता, अच्छा यहाँ से ये खोजा था। लेकिन एक चीज़ और याद रख लीजिएगा कि भारत चीन के बीच समझौता, भारत चीन समझौता हुआ था। तो भारत और चीन समझौता कब हुआ था? तो भारत चीन समझौता हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि वायसराय की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया? किसका मान मर्दन किया गया था? तो ये किया गया था जर्मनी का। किसका किया गया था? जर्मनी का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने का सर्व प्रमुख कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध जो था ये बहुत भयानक छिड़ गया। इसका मेन कारण यही था कि वायसराय की संधि हो गया। कब हो गया? वायसराय की संधि के कारण हुआ। ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के जो राजकुमार था उसकी हत्या हो गया था। इसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने में प्रमुख कारण हो गया। तो याद रख लीजिएगा इसका कारण। तो कारण था ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार, क्या है? राजकुमार। उसका नाम क्या था राजकुमार का? उसका नाम था सेराजेबो। क्या था? सेराजेबो की हत्या, सेराजेबो की हत्या हो गया था, इसीलिए वह युद्ध छिड़ गया था। कब हुआ था हत्या? तो ये जो हत्या हुआ था आपका, ये हुआ था 28, क्या हत्या हुआ था? 28 जून। क्या हुआ था? 28 जून 1914। क्या हो जाएगा? 1914 को हुआ था। इसको बढ़िया से लिख देते हैं ना तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाइएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 1914। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार सेराजेबो की हत्या कब हुआ था? 28 जून 1914 को हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस के जर्मनी के बीच किस वर्ष हुआ था? फ्रांस के बीच जर्मनी जो हुआ था ये किसके बीच हुआ था, मतलब किस वर्ष हुआ था? तो अगर वर्ष की बात बोलेंगे तो ये हुआ था 1871 में। कहाँ पे हुआ था? 1871 में संधि शुरू हो गया था। और सेडान के युद्ध पूछेंगे तब, ये तो संधि फ्रांस की जर्मनी था और इसी में पूछ लिया जाएगा सेडान का युद्ध। क्या है? सेडान का युद्ध पूछ ले आपसे, तो सेडान का युद्ध पूछ ले तो क्या हो जाएगा? जवाब नहीं दीजिएगा जी, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। तो सेडान का जो युद्ध हुआ था ये 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में। और फ्रांस जर्मनी के बीच जो युद्ध हुआ था फ्रैंक की संधि 1871 में हुआ था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता था? मतलब 1917 में जो पहली रूसी क्रांति हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसे फरवरी की क्रांति, क्या?
फरवरी की क्रांति से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि फरवरी क्रांति कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। फरवरी क्रांति कब हुआ था, 1917 में हुआ था। और 1917 की पहली जो क्रांति हुआ था किस नाम से जाना जाता है, तो फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। यहाँ से बहुत ही रोचक कहानी है, तो इसको पढ़िएगा। तो इसमें थोड़ा सा हम नहीं हो पाता है, तो इसके लिए हम विशेष अलग से करवाएंगे, ठीक है। यहाँ से है कि 1917 में बोल्शेविक क्रांति भी हुआ था। अब यहाँ से याद रख लीजिएगा कि नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्या है, बोल्शेविक क्रांति भी हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है कि 1917 में बोल्शेविक क्रांति भी हुआ था। 1917 में फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई। फ्रेंच इंडो चाइना की जो स्थापना है, ये स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 1887 में। कब किया गया था, 1887 में किया गया था फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया कि जिनेवा समझौता द्वारा वियतनाम का विभाजन किस वर्ष की गई। मतलब जिनेवा समझौता हुआ, उसके द्वारा वियतनाम का जो विभाजन हो गया यानी कि अलग हुआ, ये कौन से साल में हुआ था। तो साल की बात करेंगे तो ये हुआ था 1954 में हुआ था। जिनेवा समझौता कब हुआ था, 1954 में हुआ था, ये याद कर लीजिएगा। और इसको वियतनाम को कितने भाग में बांट दिया गया था, तो इसे भाग में बांटा गया था। तो इसे 2 भाग में बांटा गया था। कितने भाग में, 2 भाग में बांटा था। कितने भाग में, 2 भाग में बांटा था। किसको, जिनेवा समझौता जब हुआ था तो उसमें वियतनाम का जो विभाजन हुआ उसमें 2 भाग में इसको बांट दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमेरिकी महाद्वीपीय की खोज 1942 ईस्वी में की। मतलब अमेरिकी महाद्वीप का जो खोज है 1942 में किया, लेकिन किसने किया था, तो ये किया था कोलंबस ने। किसने किया था, कोलंबस ने किया था। ये अमेरिका की महाद्वीप की खोज। और वही अगर भारत की बात कर लेंगे तो ये किया था वास्को डिगामा। किसने किया था, वास्को डिगामा ने किया था। कब किया था, 1498। कब किया था, 1498 में वास्को डिगामा भारत का किया था, लेकिन अमेरिका की खोज किया था कोलंबस ने। कब किया था, 1492 में। ये किया था 1498 में वास्को डिगामा ने। ये रहा हमारे वास्को डिगामा, और ये भारत लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि अमेरिका महाद्वीप की खोज कोलंबस 1492 और भारत महाद्वीप की खोज वास्को डिगामा 1498। आपके सामने अगला क्वेश्चन ये आ गया कि बोस्टन की चाय पार्टी की घटना घटी। मतलब बोस्टन की चाय पार्टी की जो घटना है, ये घटना कब घटती है, तो ये घटना घटती है हमारा 1773 में घटती है। कब घटती है, 1773 में घटती है, जिसमें इसके जो नायक होते हैं, बोस्टन टी चाय पार्टी का जो नायक बोला जाता है, नायक ये होता है सैमुअल, क्या हो जाएगा, सैमुअल एडम्स। क्या हो जाएगा, सैमुअल एडम्स था। क्या था, सैमुअल एडम्स था, जो कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना के समय ये था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार के आंदोलन का लक्षण था। गांधी जी क्या करते थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते थे, और उनका लक्षण था, बहिष्कार करने का क्या लक्षण था, तो उनका था कि कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन करना। कुटीर उद्योग जो कि अपने हमारे भारत में जितने भी छोटे छोटे कारखाने खुलते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्री खुलते हैं, उसको बढ़ावा दीजिए। जब वो खुलेगा तो भारत के लोग सब बाहर विदेशी सामान को नहीं खरीदेगा। तो इस तरह से हमें अपने देश को चीज़ को अपनाना चाहिए। तो ये था कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए उनका एक लक्ष्य था कि अपने देश के जो कि देसी प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा दिया जाए, उसे बेचने के लिए और उसे रोजगार करने के लिए, ठीक है। तो हमें विदेश के सामान को बायकॉट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था। इसके पहले वाले क्वेश्चन का हम आपको उसमें हम जिक्र किए हैं, ये उनका नाम लिए हैं, वो था हमारे वास्को डिगामा। कौन था, वास्को डिगामा। तो भारत का समुद्री मार्ग का जो खोज किया था वास्को डिगामा ने किया था। लेकिन ये वास्को डिगामा कब किया था, तो ये किया था 17 मई। कौन सा दिन था, 17 मई 1498। क्या हो जाएगा, 17 मई 1498 को भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था वास्को डिगामा ने। और ये वास्को डिगामा ने जब पहुंचा था तो इसके जमोरिन क्या है, जमोरिन जो था ना, ये कालीकट का राजा था। क्या था, कालीकट का राजा। कालीकट का राजा जमोरिन जो था, इनको क्या करता है, वास्को डिगामा को उसे दरबार में लेकर आता है और उसे स्वागत करता है और उसे हर चीज़ की सुविधा भी देता है। तो याद रख लीजिएगा कि वास्को डिगामा 1498 में ये भारत के समुद्री मार्ग का खोज करता है, और आपका कोलंबस जो है ये क्या करता है, 1492 में अमेरिका का खोज करता है, अमेरिका महासागर का खोज करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत के निम्नोक्त क्षेत्रों में कौन सा चीड़ के वनों से संबंधित है। चीड़ का बीज जो होता है ये संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये उत्तराखंड है। क्या है, उत्तराखंड में, जैसे कि मैंगो वन हो गया,
क्या है, मैंग्रो वन, ये पाया जाता है। उसके बाद सुंदर विश्व का सबसे बड़ा मैंगो वन है। भारत का पतझड़ अधिक वहाँ पे पाया जाता है। टुंडा वन भी पाया जाता है, वन भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन। क्या कहता है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है, ये घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो जाता है? तो ये होता है क्षोमंडल, जिसको ट्रापोस्फियर कहते हैं। किसे कहते हैं? ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, जिसको क्षोमंडल में पाया जाता है। और इसकी अगर बात करेंगे तो क्षोमंडल की क्या हो जाएगा? क्षोमंडल की अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो क्षोमंडल का जो ऊंचाई हो जाएगा ये 8 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 किलोमीटर। और इसकी रेखा की बात करेंगे तो इसकी जो रेखा हो जाएगी, ये रेखा फैली हुई है 18 किलोमीटर तक। कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर तक। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे? रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले जो थे ये कौन थे? तो रंग विरुद्ध के जो आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति था ये था मार्टिन लूथर। क्या था? मार्टिन लूथर थे, जो रंग भेद, जो कोई काला गोरा पर ये जो भेदभाव करते थे, इन्होंने उसके विरोध किए थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। मार्टिन लूथर इसका विरोध किए थे और उस पर आवाज़ भी उठाए थे। और इस सीरीज का, टेस्ट सीरीज का लास्ट और आखिरी प्रश्न आ गया आपके पास, 100 सेंचुरी पुर गया कि उस संसदीय समिति जो भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का समीक्षा करती है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लोक लेखा समिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक लेखा समिति कहा जाता है। अच्छा, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। और 15 लोकसभा होता है। कितना होता है? 15 लोकसभा होता है। क्या होता है? 15 लोकसभा होता है। और 7 राज्य होते हैं। क्या होते हैं? 7 राज्य होते हैं जो कि सभा के सदस्य होते हैं। तो याद रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान का था। और ये बिहार स्टेट 2025 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, जो कि ये सीरीज 2 था। आपका टेस्ट सीरीज पहले 1 करा चुके हैं और ये टेस्ट सीरीज पहले 2 है। और ये क्लास 9 10th वाले के लिए जो कि सामाजिक विज्ञान का है। तो यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे टेस्ट सीरीज का, सभी मैंने क्वेश्चन लिया है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक का NCERT के जितने भी निचोड़ होंगे वो सभी चीज़ आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं यहाँ, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।